बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। खान साहब से अभी अडयाला जेल में मुलाकात हुई है जी। आज शुक्र है मुलाकात हो गई है। 3 दफ़ा तो आके यही कहते रहे कि हमारी मुलाकात नहीं हो रही, और आज उन्होंने चौथी दफ़ा हमारी मुलाकात करवा दी है। डर सिर्फ यही है जी कि आकर बाहर प्रेस टॉक ना करें। आज भी अंदर से शोर मचाया गया, जज साहब ने मेहरबानी की और उन्होंने बुला लिया, लेकिन 2 घंटे हमें बाहर खड़ा रखा गया। 2 घंटे के बाद बताया गया कि आप आ जाएं। खान साहब ने अंदर जितने लोग बाहर खड़े थे, मेरे साथ मौजूद हैं समी भाई, और मेरे साथ मौजूद हैं सरदार साहब, सरदार कदीर साहब, और दीगर 2 सारे मौजूद हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि गेट के ऊपर शुएब शहीन साहब थे, अली मोहम्मद खान साहब थे, अली ज़फ़र साहब थे, और हमारे दोस्त थे, नादिया खटक थी, मुख्तलिफ हमारे लोग थे। उन तमाम लोगों के हवाले से हमने जाकर बताया, तो खान साहब ने खुद जाकर रुस्तम के ऊपर जज साहब से बात की। उन्होंने कहा कि जनाब क्यों नहीं अलाउ किया जा रहा मेरे वकला को, मेरे लोगों को। लेकिन जज साहब ने जब बुलाया वहाँ पर जेल अहकाम को, तो जेल अहकाम ने आकर जो है वो यही कहा कि बंदा गेट के ऊपर है नहीं, यानी कि झूठ बोलते हैं। समाअत ख़त्म होने के बाद 4-5 लोगों को बुलाया गया, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं आया। और मैं आपके सामने जो खान साहब के हवाले से मुख्तलिफ बातें हैं वो करना चाहता हूँ, जो खान साहब ने मीडिया से बात की है वो जिक्र करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से बताऊँ कि आज मज़ीद कार्रवाई जो है वो आगे नहीं बढ़ सकी। क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो आज आखिरी गवाह के ऊपर होना था, वो नहीं हो सका। उसकी रीज़न ये है कि लीडिंग कौंसल्स ने जनरल एडजर्नमेंट जो है वो ली हुई थी, तो उस बुनियाद के ऊपर आज समाअत जो है आगे बड़ी जुमरात तक मुलतवी हुई है। लेकिन परवेज़ खटक ने बयान दिया कि मेरे पास जो है, यानी कि वो काबीना में जो बात की गई, वो जो शहजाद अकबर थे उनके हवाले से उन्होंने जिक्र किया कि वो लेकर आए। इसी तरह से अगर बात की जाए ज़ुबैदा जलाल की, तो उसने कहा कि गुडविल के अंदर मैंने वो सिग्नेचर किए। जो ये अलकादर ट्रस्ट वाला मामला उन्होंने केस बनाया कि 190 मिलियन पाउंड आए, और आपके सामने समरी है, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। तीसरा आज़म खान ने कहा कि मैं उस कबीना के अंदर बैठे ही नहीं था। तो यानी ये जितने गवाह पेश हुए, इन तमाम गवाहों के जो उठाकर भी ले गए, उनसे ज़बरदस्ती बयान भी दिलवाए गए, लेकिन किसी ने आकर खान साहब के हवाले से वो जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था उस हवाले से ना वो स्टेटमेंट दी जो उनको कसूर बनाया जा रहा था, और दूसरे नंबर पर किसी गवाह ने, जितने गवाह पेश हुए, 1 रुपये का भी फाइनेंशियल बेनिफिट का ना खान साहब के ऊपर ना बीबी साहबा के ऊपर जो है वो कहा है। और मैं ये भी बताना चाहूँ कि खान साहब इस वक्त तोशाखाना केस के अंदर और 9 मई के केसेस के अंदर पाबंद सलासल हैं। इसी तरह बीबी साहबा जो हैं वो सिर्फ एक केस तोशाखाना के उसके अंदर पाबंद सलासल है। तोशाखाना केस के अंदर भी गिरफ्तारी जो डाली गई वो गैर कानूनी थी। वो किस तरह से गैर कानूनी थी? क्योंकि जो उन्होंने जाकर दरख्वास्त दी थी मुतलका कोर्ट में, और वो बेल्स नहीं दी गई थी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने 5 दफ़ा केस लगाने के बाद उसके ऊपर समाअत नहीं की। तो मैं इस तरह से कहूँगा कि ये सिर्फ रखा इसलिए गया था, इसलिए गिरफ्तारी की गई कि उधर से बरी हों और इधर से गिरफ्तार कर लिया जाए, और वही उन्होंने जो एक प्लान बनाया हुआ था उसको एग्जीक्यूट किया। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, हम उस चीज़ का अफसोस करते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को देखना चाहिए था कि ये गैर कानूनी काम हुआ है और उसे गैर कानूनी करार देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, मोहसिन नकवी, खान साहब ने मोहसिन नकवी के हवाले से बात की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी जो टीम हारी है उसके हारने की वजह ये है कि मोहसिन नकवी को बिठाया गया ऊपर। उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी की क्या क्रेडिबिलिटी है, मोहसिन नकवी की क्या क्वालिफिकेशन है, किस तरफ से वो आया है। नंबर 1 उन्होंने कहा कि उसकी बीवी की जो नाम आया है दुबई लीज के अंदर आया। उन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर जिस तरह जुल्म किया मोहसिन नकवी ने किया। उन्होंने कहा कि गंदम स्कैंडल के अंदर उसका नाम, हर जगह के ऊपर उसका नाम है। उसकी क्वालिफिकेशन क्या है कि उसे इंटीरियर मिनिस्टर भी बनाया गया है और साथ में उसे चार्ज लगाया गया। उन्होंने कहा है बांग्लादेश की टीम जो है वो जो हारी है, उससे पाकिस्तान की जो टीम हारी है, उन्होंने गहरे अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि इसका जो सरबराह लगाया गया है वो मोहसिन नकवी की वजह से आ रही है। क्योंकि जब आप करप्ट लोगों को, नायल लोगों को और सफारशी लोगों को, किसी के भिजवाए गए लोगों को लगाएंगे तो फिर ये रिज़ल्ट आएगा। अच्छा, इसके अलावा खान साहब ने जो बात की है पुलिस के जो शोधा, ये पिछले दिनों 12 लोग पुलिस के शहीद हुए हैं, उस पर भी गहरी रंजिश का, दुख का इजहार किया है। क्योंकि देखें, जब आप अपने इदारे के लोगों को
पुलिस वालों को, उनको सिर्फ आप ये टास्क देंगे कि आपने चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल करना है, आपने PTI से झंडे छीने हैं, आपने ये झूठे मुकदमात दर्ज करने हैं, तो फिर डेफिनेटली उनकी एनर्जी उस तरफ होगी। तो उस पर भी गहरी तशवीश का उन्होंने इज़हार किया कि ये बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल है। अच्छा, व्हाट्सएप जो मैसेज है, ये जो मुख्तलिफ बुशरा बीबी साहबा के हवाले से ख़बरें चल रही थी कि बुशरा बीबी साहबा ने कोई पैगाम भेजा रऊफ़ हसन साहब को, और वो फिर बड़े ये एक हाइप क्रिएट की गई। पहली बात तो ये है कि मैंने बुशरा बीबी साहबा से पूछा कि ये इस तरह की बात कोई आपका पैगाम गया है? उन्होंने कहा बिल्कुल ये झूठ है, कोई मेरी इस तरह का कोई पैगाम नहीं गया। और दूसरा उन्होंने कहा कि जिस वक्त मैं बाहर थी तो खान साहब का अगर कोई पैगाम होता था तो वो शिबली फराज या उमर अयूब साहब जो है उनको मैं देती थी, उसके अलावा तो मेरी किसी से इस तरह की बात ही नहीं होती थी, ख़ास तौर पर पैगामों के हवाले से। तो लिहाजा ये झूठा प्रोपेगेंडा इसलिए किया जाता है ताकि जो डाका डाला गया है, जो सारी जुल्म जबर किया जा रहा है, जो मुल्क के अंदर सूरत हाल है, सीटें ना देना, इससे पहले जो है वो सारी कार्रवाइयाँ, केसेस 9 मई सारा, तो उन्होंने कहा कि उस चीज़ से लोगों को डाइवर्ट करने के लिए सारा किया जाता है। अच्छा, फिर खान साहब ने कहा कि जब भी एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ज़रा भी नून लीग को हल्का सा भी ये शक पड़ता है ना कि कहीं इनकी बात चल रही है, तो वो फ़ौरन ही 9 मई की बात करना शुरू कर देते हैं, 9 मई का जिक्र करना शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने दूसरा जिक्र किया नवाज़ शरीफ का। उन्होंने कहा कि वो अपने जो बैग है ना वो पैक करना शुरू कर देता है कि मैं अपने असली ठिकाने की तरफ जो है ना वापस लौटूंगा। तो जो दो टोक अल्फाज में खान साहब ने बातें की मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अच्छा, फिर जो अडयाला जेल के अंदर अफसरान का तबादला किया गया है, मुख्तलिफ लोग ट्रांसफ़र किए गए हैं, उन्होंने कहा कि जेल के अंदर सूरत हाल इस वक्त ये आ चुकी है कि जहाँ पर मेरा सेल है ना वहाँ पर फॉर एग्जांपल उन्होंने कोई गार्ड वगैरह खड़ा किया हुआ है नज़दीक, उन्होंने कहा उसे भी वो बेचारा डर के वो 200 फुट दूर खड़ा होता है, वो मेरे नज़दीक तक नहीं आता। यानी कि इतना डरा दिया है कि मेरे साथ उन्होंने क्या बात करनी है, उनको किस चीज़ का खौफ है। और उन्होंने गहरी तशवीश का इज़हार करते हुए ये कहा कि अचानक से ये ट्रांसफ़र करना, अगर मुझे कुछ होता है जेल कस्टडी के अंदर, अगर मुझे मेरी जान को कुछ या कोई चीज़ भी होती है, तो उन्होंने कहा कि जो इस अडयाला जेल को कंट्रोल कर रहे हैं, जो पीछे से कंट्रोल करवा रहे हैं या कंट्रोल करवाने वालों का जो सरबराह है, ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। खान साहब ने कहा कि वो ज़िम्मेदार होगा, वो ज़िम्मेदार होगा। आज उन्होंने ये मीडिया से भी बात की। अच्छा, फिर खान साहब ने कहा, अच्छा मैंने ये कोर्ट में इसलिए बात की है क्योंकि खान साहब ने कहा कि आप ना कोर्ट में बात करना, उसकी रीज़न ये है कि जब आप डायरेक्टली नाम लेते हो ना तो फिर तो ये चैनल वाले चलाते नहीं हैं, तो लिहाजा मैसेज भी पहुंच जाए और पता भी चल जाए। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि खान साहब ने ये तशवीश का इज़हार किया। अच्छा, फिर जो खान साहब ने कहा है कि बुज़दिल आदमी होता है ना उसका कहीं ठिकाना नहीं होता, बुज़दिल आदमी कभी लीडर नहीं बन सकता। खान साहब ने कहा है कि हमेशा दलेर लोग जो हैं वो लीड करते हैं, बुज़दिल आदमी, बुज़दिल ज़िंदगी से खान साहब ने कहा है कि मौत बेहतर है। तो बुज़दिल आदमी जो है वो ज़िंदगी में कभी मुराद नहीं पा सकता, वो कभी टीम लीडर नहीं बन सकता, वो कभी कप्तान नहीं बन सकता। फिर खान साहब ने जो बात की है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि जो इस वक्त मुल्क के अंदर लाकानूनियत है, और आखिर में मैं जलसा और अली अमीन की मुलाकात का आपको बताऊँगा। ये जो मुल्क के अंदर लाकानूनियत है, खान साहब ने कहा है कि मुल्क के अंदर माशी इस्तेकाम उस वक्त आ सकता है जब आपके मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती हो, जब चोर डाकू नाफिज किए जाएं। उन्होंने कहा कि मुल्क से हज़ारों की तादाद नहीं लाखों की तादाद में लोग बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मुल्क के अंदर कानून नहीं है। उन्होंने कहा कि जो अगला बजट आने वाला है 2025 में, उसमें मज़ीद महंगाई बढ़ने वाली है। खान साहब ने अंदिया दिया। उसकी वजह ये है क्योंकि ये अपना रेवेन्यू, अपनी इनकम तो बढ़ा नहीं रहे, ये सिर्फ कर्जे ले रहे हैं। कर्जे लेने से मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। और अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात है आज बड़े अहम फैसले जो हैं मज़ीद होंगे। हमारी डिस्कशन हुई है, 8 तारीख को एक ऐलान होगा तो आपके सामने आएगा। मैं आपको वाज़ेह कहना चाहता हूँ कि 8 तारीख को ये जलसा हर सूरत होगा,
खान साहब ने आज भी जिक्र किया है कि फार्म 47 वालों की ना मुझे कोई कॉल आई है और ना मैं फार्म 47 वालों से बात करना गवारा करता हूँ। उन्होंने कहा है कि मेरे साथ मनसूख करना कि फार्म 47 वालों ने मुझे रब्ता किया है। उन्होंने कहा मैं क्यों फार्म 47 वालों से रब्ता करूँगा, मैं क्यों उनसे बात करूँगा। और उन्होंने कहा है कि मैं डील करनी होती तो मैं 9 मई से पहले ही कर जाता। मैं कभी ना झुकूंगा ना अपनी कौम को झुकने दूंगा। और आखिरी मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ तमाम लोगों को, जो कि खान साहब ने भी मुझे वाज़ेह तौर पर कहा, जितने लोग उधर मौजूद थे, उन्होंने कहा है कि आप दीजिएगा जलसे के हवाले से, क्योंकि ये जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस किया है। अगर आपने कोई FIR देनी है तो तहरीक इंसाफ के ऊपर कीजिए। और हम वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं कि 8 तारीख को जो मर्जी हो जाए, जलसा हर सूरत होगा और पूरे पाकिस्तान से तमाम लोगों को, तमाम वर्कर्स को, तमाम जितने मेरे सुनने वाले, तमाम इस पाकिस्तान के चाहने वाले, उन तमाम लोगों को मैं कहता हूँ कि आपने भरपूर अंदाज से शिरकत करनी है। जलसा हर सूरत होने जा रहा है। 8 तारीख को पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जलसा इंशाअल्लाह ताला होगा। और कोई ये ज़हन में रखे कि ऐन मौके के ऊपर फिर जलसा कैंसिल किया जाएगा, तो मैं आपको वाज़ेह करना चाहता हूँ कि 8 तारीख को ऐन मौके के ऊपर किसी सूरत जलसा कैंसिल नहीं होगा। डंके की चोट के ऊपर जलसा करेंगे। हमें इन्होंने इजाज़त खुद दी हुई है। अगर ये इजाज़त उस मौके के ऊपर, क्योंकि आज जिक्र हुआ है कि एक दफ़ा फिर ना कैंसिल कर दें, अगर ये दोबारा ऐसी हरकत करें कि NOC कैंसिल करें, तो हमने फिर भी जलसा हर सूरत करना है और इंशाल्लाह करना है। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान का।